हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स। तो आपने पहले का वीडियो सब देख लिया। ओके, तो आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक, और नया टॉपिक का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि बड़े अक्षर में लिखूंगा तो मेरे रेफरेंस के लिए भी काम आएगा। टॉपिक का एकदम मजेदार नाम है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट। ये इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ नाम है। अरे बाप रे सर, इतना बड़ा नाम? यस बेटा, इतना ही बड़ा नाम है, बहुत ही छोटा नाम है और जरा सा भी डरने वाला नाम तो नहीं है। $70 65। यस, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एकदम 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 बोनस टॉपिक है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एकदम बोनस टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन का, एकदम बोनस टॉपिक है, एकदम बोनस टॉपिक है। हम टेलिंग यू ना, और जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है। बल्कि इसमें लोग है ना ज्यादा टाइम पास करते हैं टॉपिक को लेके, बट ऐसा नहीं है, एकदम एकदम बोनस टॉपिक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। सर इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है? जब है ही टॉपिक सिंपल, तो इसमें इंट्रोडक्शन में सर क्या करना है? लेट मी क्लियर यू सम पॉइंट्स। ये जानना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, आप वो स्टोरी से जान लो, ठीक है ना। देखो, हम लोग ईयर लेते 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019। ये अपना बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखना, 1 जनवरी 2019 एंड 31 दिसंबर 2019। अब ये टॉपिक का जन्म हुआ कैसे, कंसेप्ट आया क्यों? 1 जनवरी 2019 को मेरा ईयर चालू होता है और 31 दिसंबर 2019 को मेरा ईयर खत्म होता है। अब 1 जनवरी 2019 को मैंने डिसाइड किया कि अभी से हम लोग, देखो पहले ना हम लोग पार्टनरशिप फर्म थे और इसमें ना 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। तो 1 जनवरी 2019 तक, 1 जनवरी 2000 ये पार्टनरशिप फर्म था। ये क्या था? पार्टनरशिप फर्म। एंड 1 जनवरी 2019 वी डिसाइडेड कि अभी से हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करेंगे। अभी से ये पार्टनरशिप फर्म विल बी कन्वर्टेड टू, अभी से पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करेंगे लिमिटेड कंपनी में। तो हम लोग ने 1 जनवरी 2019 को पार्टनरशिप फर्म को कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। बट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया। हम लोग गए एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और हमने वहां पे एप्लीकेशन दिया और हमको कंपनी का सर्टिफिकेट आया 1 अप्रैल 2019 को। ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2019 को हम लोग ने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, बट हमको सर्टिफिकेट आया 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को सर्टिफिकेट आया कि कंपनी आपका इनकॉर्पोरेट हो गया, और इसी को बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब इस दिन मेरा कंपनी चालू हो गया, इस दिन मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो दैट विल बी नोन एज अ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तो ईयर बिगिनिंग का डेट है, या ऐसा बोल सकते हैं डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। देखो ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, पहले पार्टनर ए बी सी थे
और इस दिन बन गया ABC लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका और एक मतलब होता है, ABC लिमिटेड ने पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया। मतलब यहां से यहां तक कंपनी, यहां से फ्यूचर तक कौन काम करेगा? लिमिटेड कंपनी। बल्कि यहां से यहां तक तो पार्टनरशिप फर्म ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 1 अप्रैल को मिला। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक जो भी एक्टिविटी होगा और उससे जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा, उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 1 जनवरी 2000, पहले ये पार्टनरशिप फर्म हुआ करता था, पहले ये पार्टनरशिप फर्म हुआ करता था। अब 1 जनवरी 2019 को ये लोग ने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी से हम लोग लिमिटेड कंपनी में बिजनेस करेंगे, अभी से पार्टनरशिप फर्म बंद करेंगे, अभी अपने को ग्लोबल लेवल पे जाना है, तो वी शुड स्टार्ट द बिजनेस विद द लिमिटेड कंपनी। अब नया बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा है जो अपने पास ऑलरेडी बिजनेस है उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं लिमिटेड कंपनी में। और ये जाकर उन लोग ने एप्लीकेशन दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बोला कि ठीक है, आपको कंपनी बन जाएगा, बट उसका इनकॉर्पोरेशन का डेट आया 1 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल को एक सर्टिफिकेट आया कि योर कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, योर कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो ध्यान से सुनना, ईयर बिगिनिंग से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन या प्री पीरियड, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंड तक बोलेंगे पोस्ट पीरियड। समझ में आया? 1 जनवरी से 2019 तक बोला जाएगा प्री पीरियड, और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बोला जाएगा पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड में तुमने प्रॉफिट कमाया रहेगा या तुमने लॉस कमाया रहेगा। अगर प्री पीरियड में तुमने प्रॉफिट या लॉस कमाया तो ये प्रॉफिट है तो कंपनी का, बट ये प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है, और ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल प्रॉफिट। और यदि लॉस कमाया है तो उसको गुडविल बोलने का। क्या बोलने का? गुडविल। अब इसमें तुम प्रॉफिट कमाओ कि लॉस कमाओ, बोलने का नेट प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? ये थियरी समझ में आया? देखो मेन थियरी समझ लो, इतना है मेन थियरी। ये थियरी समझ में आया तो फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। 1 जनवरी को तो ऑलरेडी ये बिजनेस हुआ करता था, ABC लोग, 3 लोग पार्टनर लोग मिलकर चलाते थे, तो यहाँ पे तो ये पार्टनरशिप फर्म हुआ करता था। अब यहां से यहां तक वो कंपनी लिमिटेड बन गया, लिमिटेड कंपनी बन गया, तो पार्टनरशिप फर्म से लिमिटेड कंपनी बन गया। तो इतना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब आया? 1 अप्रैल 2019 को आया, याद रखना 1 अप्रैल 2019 को आया। तो ईयर बिगनिंग से लेकर, यानी ये डेट ऑफ परचेज भी है, मतलब इस दिन वो लोग ने डिसाइड किया कि वी विल बी इनकॉर्पोरेट इनटू द कंपनी। इस दिन ये लोग ने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म विल नाउ बी कॉल्ड एज अ कंपनी लिमिटेड। तो ये डेट ऑफ परचेज भी होता है, मतलब इस तारीख को मैंने ऐसा बोल सकते, इस तारीख को लिमिटेड कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया। ये अमलगमेशन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन। लिमिटेड कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग? ये समझ में आया आपको? दूसरा, हाँ, तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, मतलब 1 जनवरी से 1 अप्रैल यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक बोलने का प्री पीरियड, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर 31 दिसंबर तक बोलने का पोस्ट पीरियड। ठीक है? अब प्री पीरियड में अगर प्रॉफिट आया तो कैपिटल प्रॉफिट, लॉस आया तो गुडविल, और पोस्ट पीरियड में कुछ भी आया लिखने का तो एक ही, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये समझ में आया? ये 100% समझ में आया आपको? अब ध्यान से सुनना, सिर्फ टॉपिक में करना क्या है अभी देखो। 1 जनवरी 2019 और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 अप्रैल 2019, और ये 31 दिसंबर 2019। यहां से यहां तक प्री पीरियड और यहां से यहां तक पोस्ट पीरियड।
प्री पीरियड कितने महीने का, 3 महीने का, और पोस्ट पीरियड कितने महीने का, 9 मंथ का। तो रेशियो क्या बन गया, 1:3। बस ऐसे बोल रहा हूं मैं। प्री पीरियड 3 महीने का तो उसमें प्रॉफिट लॉस आएगा तो 3 महीने के लिए आएगा। पोस्ट पीरियड 9 महीने का तो उसमें प्रॉफिट लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस 9 महीने का आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वो तो पूरे साल का ही होगा। सैलरी होगा तो पूरे साल का होगा, रेंट होगा तो भी पूरे साल का ही होगा। अब इस सैलरी, इस रेंट, सेल्स होगा तो पूरे साल का होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा तो पूरे साल का होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा तो पूरे साल का होगा, कैरेज आउटवर्ड भी होगा तो पूरे साल का ही होगा। देखो मैंने क्या बोला, तो मैं कुछ लिख दूं, कुछ पॉइंट लिखूं, तो देखो मैंने बोला सैलरी होगा तो पूरे साल का होगा, रेंट होगा तो पूरे साल का होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो पूरे साल का होगा, कैरेज आउटवर्ड होगा तो पूरे साल का होगा, सेलिंग एक्सपेंस होगा तो पूरे साल का होगा, बैड डेट होगा तो पूरे साल का होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा तो पूरे साल का ही हो सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो कंपनी फॉर्मेशन का होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा तो अभी बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, तुम अगर सैलरी होगा तो पूरे साल का होगा, तो इसको एक रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा हमको, और वो रेशियो जो हमको यूज करना होता है उसमें टाइम रेशियो यूज करना होता है। एक रेशियो लगेगा हमको, रेंट भी होगा तो टाइम रेशियो कैसे डिवाइड होगा, या जो इंफॉर्मेशन दिया है वो। अभी ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स पे डिपेंड होता है तो सेल्स रेशियो पे डिवाइड होगा, कैरेज आउटवर्ड भी सेल्स रेशियो पे डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड होता क्या है, सेल करोगे तभी तो गुड्स बाहर निकालोगे ना, गुड्स बाहर निकालोगे तभी तो जाके सेल करोगे, तो कैरेज आउटवर्ड सेल्स पे डिपेंड होता है। सेलिंग एक्सपेंस भी सेल्स रेशियो पे डिवाइड होगा। अब गुड्स बेचोगे, डेटर तैयार होगा तो बैड डेट होगा, मतलब गुड्स बेचोगे तो सेल्स रेशियो पे तैयार होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है तो ये सिर्फ पोस्ट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फर्म तो कभी डिबेंचर इशू नहीं करता, सिर्फ कंपनी लिमिटेड इशू करता है, तो ये भी पोस्ट में आना चाहिए क्योंकि पोस्ट में ही कंपनी बना है। मेरा बोलने का मतलब है जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ट्रांजैक्शन को एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो सर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को, इसके ऊपर अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया कि सैलरी होगा तो महीने के हिसाब से दोगे, रेंट भी महीने के हिसाब से दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, दिमाग यूज करना है। तो ये तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे वो कुछ पूरे साल के लिए होंगे, या कुछ पर्टिकुलरली फर्म के लिए होंगे, या कुछ पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए होंगे, या कुछ पर्टिकुलरली कंपनी के लिए होंगे। कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जो टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा, कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जो सेल के हिसाब से डिवाइड होगा, कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ प्री में आएंगे, कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ पोस्ट में आएंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से रेशियो में आएगा। अब उसके लिए मैं एक आपको बताता हूं, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, मैं इसको स्टॉप करता हूं, आप पहले इसको देख लो, इसमें कुछ सीखने जैसे आप देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आप अब भी कब भी पूछो। यस, ठीक है। तो पहले ये फर्म हुआ करता था, अभी फर्म ये नहीं है। अभी ये लोग ने डिसाइड कर लिया 1 जनवरी 2019 को कि अभी से हम लोग कंपनी, लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये लोग ने एमसीए में एप्लीकेशन दिया कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच में जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो प्री प्रॉफिट होगा, यानी प्री पीरियड होगा, और लॉस कमाया तो गुडविल होगा। और फर्स्ट अप्रैल एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंड तक जो भी कमाएंगे वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा। समझा? बल्कि ट्रांजैक्शन पूरे साल का भी होता है, सिर्फ प्री का भी होता है, सिर्फ पोस्ट का भी होता है।
मतलब सिर्फ फर्म का भी होता है, सिर्फ कंपनी का भी होता है। तो ऐसे के लिए हमको रेशियो लगेगा, और वो रेशियो के लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको रेशियो से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर को। ठीक है, रुको एक सेकेंड। स्क्रीन तो शेयर करने दो। अभी देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, किधर है वो? यस, देख लो। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, तो मैं आपको इसमें फिर से कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। रेशियोज टू बी नोन, आपको कौन से रेशियोज मालूम होने चाहिए। कौन सा आइटम टू बी डिवाइडेड इन अ सेल्स रेशियो, इसमें से कौन से सेल्स रेशियो में डिवाइड होंगे। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मार्कर थोड़ा ले लेता हूं, बराबर हो जाएगा रेड वाला, ठीक है ना? यस, ये परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो कौन से आइटम को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। ये एक इलस्ट्रेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, मतलब और भी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा भी कौन से सेल्स में हो सकता है। ठीक है, अब देखो बैड डेट होगा, कमीशन होगा, कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो सकता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हो सकता है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड तो परचेज के हिसाब से होता है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सेट्रा। इसके लिए मैंने एक्सेट्रा लिखा है। लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट था लेने का, नहीं सॉरी ये रॉन्ग है। एक्सेट्रा मैंने लिखा, मतलब ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो सच में सेल्स के ऊपर भी आ सकता है, या वो इंटरप्रिटेशन वाला भी आइटम हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा आइटम टू बी डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो। अब इसमें से कौन सा टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा, देख लेते हैं। सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस। ये टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा। अब कौन सा ऐसा आइटम है जो सिर्फ प्री पीरियड में ही आएगा, ओनली इन प्री पीरियड? पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब वर्ड तो पार्टनरशिप फर्म में होता है। अब इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो सिर्फ पोस्ट में आएगा? डायरेक्टर का सैलरी, डायरेक्टर का फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, कंपनी ने अगर कोई डोनेशन दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बात करता हूं मैं बाद में, और जो मैंने ऊपर लिखा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ये बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब जरा ऑडिट फीस के बारे में बात करते हैं। ऑडिट फीस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑडिट फीस अंडर कंपनी एक्ट के हिसाब से हो सकता है, या टैक्स ऑडिट के हिसाब से हो सकता है। आपने पढ़ा रहेगा ना सेक्शन 44A में, टैक्स ऑडिट प्रोफेशनल के लिए इतना होता है, फिर अगर जिसका टर्नओवर है उसका इतना होता है। तो देखो अगर जो ऑडिट फीस दिया है तो ऑडिट फीस दो कारणों के लिए हो सकता है, दोनों में से कोई एक कारण, या तो वो कंपनी एक्ट के हिसाब से दिया रहेगा, अगर कंपनी एक्ट के हिसाब से दिया रहेगा तो पोस्ट में जाएगा। किस में जाएगा? पोस्ट में। और अगर टैक्स ऑडिट के लिए ऑडिट फीस दिया तो सेल्स रेशियो में डिवाइड करने का। कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? सेल्स रेशियो में। सर अगर कुछ नहीं बोला then make an appropriate assumption, if nothing is said make appropriate assumption। तो तुम्हारे हाथ में, तुमको जो assumption लेना लो। अभी सर ये क्या है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन? देखो अभी मैं आपको बताता हूं इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। देखो यहां पे फर्म था, अब वो लिमिटेड कंपनी बन गया। इसका मतलब क्या बोले, फर्म से लिमिटेड कंपनी बन गया, मतलब फर्म बंद हो गया और लिमिटेड कंपनी चालू हो गया। इसका मतलब लिमिटेड कंपनी ने फर्म को खरीदा,
जब लिमिटेड कंपनी ने फर्म को खरीदा तो वो एक अमाउंट देगा और उस अमाउंट को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। डोंट वरी, डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग अमालगमेशन में करेंगे। समझ में आया? तो लिमिटेड कंपनी ने फर्म को खरीदा, तो लिमिटेड कंपनी ने फर्म को खरीदने के लिए जो पैसा दिया ना, अभी आपको मालूम रहेगा फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, बराबर ना, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए जो पैसा दिया ना, वो पैसे को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो लिमिटेड कंपनी का फर्ज है कि परचेज कंसिडरेशन दे देना चाहिए, बट लिमिटेड कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन लेट दिया, और अगर लेट दिया है तो उस परचेज कंसिडरेशन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझा? तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। पहली बात ये समझो परचेज कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन मींस एन अमाउंट पेड बाय द लिमिटेड कंपनी टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर एक्वायरिंग द पार्टनरशिप फर्म, and that price is known as a purchase consideration. And if the limited company is paying that amount delayed, late pay कर रहा है, then limited company has to pay a interest on that purchase consideration. समझे? ये पूरा थियरी मैंने लिखा है। अब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट, अब उस इंटरेस्ट भरेंगे तो हो सकता है उस इंटरेस्ट का थोड़ा सा पार्ट प्री में होगा और थोड़ा सा पार्ट पोस्ट में होगा, हो सकता है ना, थोड़ा सा पार्ट प्री में होगा, थोड़ा सा पार्ट पोस्ट में होगा। तो प्री में कितना आएगा, पोस्ट में कितना आएगा, उसके लिए 3 डेट लेना पड़ेगा। इस डेट के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। मतलब सबसे पहला, कौन से तारीख को आपने बिजनेस परचेज किया, ये जनरली फर्स्ट ही होता है। कौन से तारीख को आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, और कौन से तारीख को आपने पीसी का पेमेंट किया। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वो 3 डेट को मैं लेता हूँ, अब ध्यान से सुनना। 1 जनवरी, ठीक है, 1 अप्रैल, 31 दिसंबर, और पीसी का पेमेंट किया 30 जून। ये इस दिन बिजनेस को टेक ओवर किया, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये ईयर एंड है, और ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, मतलब इस तारीख को पीसी का पेमेंट किया। अब मुझे बताओ, ये डेट से ये डेट 3 महीना हुआ, और पीसी तो इस दिन दिया। पहली बार पीसी का पेमेंट इस दिन किया, तो आपने लेट पे किया होगा। पहली बार कितना महीना हो गया, 9 महीना हो गया। अब 9 महीने में प्री में कितना आएगा, 3 मंथ, पोस्ट में आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ, हो गया ना। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, बट 3 महीने का प्री के लिए आएगा और 6 महीने का पोस्ट के लिए आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल कह रहा हूं। समझ में आया क्या? तो याद रखना, जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपको ना ये डेटा ना ध्यान में देना होता है। ये डेट आपको ध्यान में देना होता है, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, या डेट ऑफ कन्वर्जन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। तो ये 3 डेट होना चाहिए किसके लिए, डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये फटाफट फटाफट लिख लो। ताकि आपको पूरा दिखेगा, ठीक है।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने का और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं लेने का। अब देखो, कंपनी एक्ट बोलता है, ठीक है, आपने 1 अप्रैल को आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो आपका कंपनी बन गया, अभी आप बिजनेस करना चालू करो, डोंट वेट फॉर द कमेंसमेंट। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही लेने का, ना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब वो 2 डेट देगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द मोमेंट यू कन्वर्ट योर बिजनेस, पहला तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ही आता है, तो सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे ध्यान देने का, ना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। समझ में आया? तो लॉजिकल उसका रीजन है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को हम लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही लेने का। इज दैट क्लियर? समझा क्या? अब ध्यान दो कि ये टॉपिक को सॉल्व करते समय कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। और वो बेसिक क्राइटेरिया ऐसा है, कुछ इंस्ट्रक्शन है सम्स को सॉल्व करने के लिए। इन ऑर्डर टू सॉल्व द सम्स क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोल रहा है तो एज इट इज बनाओ, एज इट इज, कोई प्री पोस्ट उसमें कॉलम नहीं आना चाहिए, नॉर्मल। ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ये सेल्स है, ये परचेज है, ये आपका जीपी है, बराबर। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली बनाओ, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। अब क्या बनाने का है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 कॉलम यहाँ पे, 2 कॉलम यहाँ पे, ये प्री, ये पोस्ट, ये प्री, ये पोस्ट, ये जीपी, और इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? सेल्स रेशियो में। मतलब while preparing trading account, prepare as usual, but remember you need to prepare in vertical form, vertical form में बनाने का। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसको प्री एंड पोस्ट में बनाने का, समझा? और ये तो मालूम है, प्री पीरियड में जो प्रॉफिट आया वो कैपिटल प्रॉफिट है, और उसको कहां पे ट्रांसफर करने का? कैपिटल रिजर्व। और पोस्ट पीरियड में अगर कोई प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस तो मालूम है ना, अगर लॉस आया तो उसको गुडविल में ट्रांसफर करने का, और पोस्ट पीरियड में लॉस आया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। मतलब मैंने ये क्यों लिखा है कि ये जानना है आपको कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट का भी हम लोग एक सम्स करेंगे जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने बोला है, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है तो सिंपल में ना, सिंपल ही बनाना है, एकदम सिंपल बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में बनाने का, बट सिंपल बनाने का, कोई हाइफा फंडा बनाने का नहीं। बट अगर वो बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको कंपलसरी बनाना है, बट जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तभी आपको प्री एंड पोस्ट दोनों बताना है, और सब कुछ वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। अभी इसके ऊपर एक थियरी पूछ सकते हैं, मैंने थियरी के लिए लिया है, यूजेस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का यूज आप किस में कर सकते हो? इज इट, उसको पहले कहां पे ट्रांसफर करने का? कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद अगर गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर सकते हो। अमालगमेशन के टाइम पे अगर आपने गुडविल हुआ है, अमालगमेशन के टाइम पे अगर आपके पास गुडविल आया है तो उसको राइट ऑफ करो, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हो, या अगर कोई ओवर वैल्यूड एसेट है उसको या बोनस से इश्यू करने में कर सकते हो, या पेइंग पार्टली पेड ऑफ शेयर्स। और अगर लॉस आया है तो पहले का अगर कोई प्रॉफिट है उसके सामने सेट ऑफ करो, या गुडविल में ऐड करो, या अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको करो, बस इतना ही है। ठीक है, तो एक बार मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ, फटाफट देख लो। तो हम लोग क्या है ना, सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ और मैं आपसे जनरली बात कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना कि जब भी आप सॉल्व करोगे सम्स को तो अपने को ये देखना पड़ेगा डेट क्या है। तो हमको टाइम रेशियो सेल्स रेशियो कंपलसरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम रेशियो सेल्स रेशियो कंपलसरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन के ऊपर वर्किंग नोट बोला है तो वर्किंग नोट बनाओ, उसके हिसाब से सॉल्व करो, नहीं तो टाइम रेशियो, नहीं तो सेल्स रेशियो, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा। ठीक है, तो हम लोग सम्स को स्टार्ट करें। एनी प्रॉब्लम विद द सम्स नाउ? इतना सा ही थियरी है।
इतना सा ही थियरी, मैंने बोला ना बहुत छोटा टॉपिक ये, और इसको कंसेप्चुअली किया, इसके लिए जल्दी समझ में आता है। चलो मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। अब सम्स को स्टार्ट करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। सम्स को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। चलो अब मुझे मालूम नहीं आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन है, बट मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन है, रामा उद्योग लिमिटेड, ऐसा कोई कंपनी, देखो रामा उद्योग लिमिटेड, ठीक है। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है रे, एकदम एकदम बोलू ना, इसमें मेहनत नहीं है। मैं आपको स्टेटमेंट भी बना के दूंगा ना, तो आप बोलोगे अरे सर इतना सिंपल है। आप सिर्फ है ना ध्यान दो। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2011। तो रामा उद्योग लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ 1 जनवरी 2011। मैं उसका ना पहले आपको एक फॉर्मेट बनाता हूँ। देखो एक फॉर्मेट बताता हूँ, तो उसके नीचे ना मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट incorporation profit for the year ended 31st March 2002। वो उसने क्रॉस बीच में दे दिया, वो सब ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट का बात करो ना, सबसे सिंपल, पर्टिकुलर, उसके बाद पर्टिकुलर के बाद टोटल, बेसिस, प्री, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मेट है। तो अब ज्यादा इसको टेंशन मत लेना, एकदम सिंपल है, ये उसका फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002, ठीक है। अब देखते क्या क्या इसमें उसने डेटा बोला और हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है। अ वेरी सिंपलेस्ट, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगा वर्किंग नोट के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम से इसके में ना ये बना दूंगा, क्या टेबल में ट्राई करूंगा बनाने का, तो क्या टेबल यूज हो जाए। हेलो, गुड आफ्टरनून, बोलो अनिल भाई। हाँ हाँ डेली आएगा, बस सीए फाउंडेशन ही रहेगा और अपना एफआ जैसी रहेगा, बराबर। 1 घंटे का, एक घंटा, एक घंटा, बराबर। चलो सम्स को स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से परफेक्ट हो जाएगा लगता है, ठीक है। पहले सम्स के, ठीक है चलो। अब देखो उसने क्या बोला है, मैंने वर्किंग नोट डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना उसने क्या क्या बोला है और उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 August 2011। देखो, इट हैड एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस
It has acquired a running business of Rama and Company with effect from 1 अप्रैल 2011. अभी उसने कंपनी परचेज किया 1 अप्रैल 2011 को, मतलब उसका ईयर बिगनिंग है ये देखो. तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना टाइम रेशियो कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, मैं टाइम रेशियो कैलकुलेट करता हूँ. सर टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट, एकदम सिंपल है. देखो 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस परचेज हुआ और इनकॉर्पोरेट कब हुआ, 1 अगस्त 2011 को, और ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2012 को. तो ये तो हुआ डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ईयर एंड. तो यहां से लेकर यहां तक प्री पीरियड हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया प्री पीरियड, और ये हो गया पोस्ट पीरियड. तो प्री पीरियड कितना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ. तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीना. सर गिनने का क्या जरूरत है, अभी मैं सब डिटेल में नहीं बता सकता कि क्यों गिनना चाहिए, बट गिनना चाहिए. ठीक है ना. ये आपका टाइम रेशियो आ गया. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. बोलो टाइम रेशियो समझा, ये आपका टाइम रेशियो आ गया. अब दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 साल भर में टोटल सेल्स में 36 लाख. टोटल सेल्स कितना हुआ, 36 लाख रुपए का. सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेर हाफ ऑफ दैट दे वेर इन द लेटर हाफ ईयर. अब मुझे आपको बताना पड़ेगा. ठीक है ना, अब मुझे आपको बताना पड़ेगा. अब ध्यान से सुनना. सेल्स इन द फर्स्ट हाफ ईयर क्या आएगा, फिर सेल्स इन द सेकेंड हाफ ईयर. अब वो क्या बोल रहा है ना डेटा, अब पहले उस डेटे को अपने को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है. अभी देखो क्या बोल रहा है, मैं आपको एक लिख के देता हूं स्टेटमेंट्स. कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स. अभी देखो उसने क्या बोला, अप्रैल से चालू होता है बराबर. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ पे डिवाइड होता है. अब ध्यान से सुनना. टोटल सेल्स में 36 लाख, टोटल सेल है ना 36 लाख है. ठीक है. सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेर हाफ. अभी देखना, सेल्स पर मंथ हर महीना पहले 6 महीने के लिए 1 2 3 4 5 6, पहले 6 महीने के लिए सेल्स है ना लास्ट के 6 महीने का आधा था. मतलब अगर लास्ट 6 महीने में 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो क्या बोल रहा है, सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर. फर्स्ट हाफ ईयर मतलब पहले 6 महीने में सेल्स आधा था. किसका आधा था, लास्ट के 6 महीने में. मतलब अगर लास्ट के 6 महीने में सेल्स 2 2 2 2 2 2 था, तो पहले 6 महीने में उसका आधा 1 1 1 1 1 1. सर 2 किधर से आया, अरे बाबा कुछ भी लेना, 100 ले, 100 ले और 50-50 कर, 20 ले और 10-10 कर. अरे समझा क्या, तो रेशियो बन गया ना सेल्स रेशियो 4 1 2 3 4 5 6 12 13 14. Therefore, sales ratio is equal to 2 2s are 4, 2 7s are 14. हो गया, सेल्स रेशियो भी आ गया. अब दूसरा उसने क्या बोला, अब उसके ऊपर देखते हैं. ये वर्किंग नोट 3 है, अगर रहेगा तो, नहीं तो नहीं. जबरदस्ती कोई वर्किंग नोट नहीं बनाता. ठीक है ना. नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 2 लाख. कंपनी का नेट प्रॉफिट, अभी देखो नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना मालूम है, 2 लाख रुपया. मैंने पूरा नहीं पढ़ा अभी तक, बट ये जो नेट प्रॉफिट है ना वो आफ्टर फॉलोइंग एक्सपेंसेस.
और हमको बिफोर एक्सपेंस चाहिए, तो जितने भी एक्सपेंस हो सब ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल में, क्योंकि वो एक्सपेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो तो पूरे साल भर में हुआ है। अब कौन सा किस में आएगा वो सब देखना पड़ेगा। कोई साल भर में हुआ है, फिर कोई सिर्फ प्री में हुआ रहेगा, कोई सिर्फ पोस्ट में हुआ रहेगा, तो उसका तो अपने को कोई ज्ञात नहीं है, उसका तो अपने को कोई मालूम नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको प्लस करेंगे और क्या, 1,23,50, 12,000, 78,000, 72,000, 5,000, 3,40,000। तो ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं ऊपर लेके आता हूं। नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट 2। बस अब नेट प्रॉफिट को देखने का कौन से रेशियो में डिवाइड करना। अब ये नेट प्रॉफिट है, मतलब ये बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब ये एक तरह का ग्रॉस प्रॉफिट ही हुआ। ये एक तरह का क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहेगा बात को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करने का, सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो कितना है, 2:7। अरे समझा, कह देखो ना, सेल्स रेशियो इधर हमने निकाला ना, 2:7। बस अभी प्री पोस्ट में करो, तो 5,40,000 डिविजन 9 इंटू 2, 1,20,000। 4,20,000। ठीक है, ये समझा। अब उसके बाद लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में एक एक एक्सपेंसेस लो। पहला है डेप्रिसिएशन। बोलो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,23,000 है। डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में आना चाहिए, टाइम रेशियो में। और टाइम रेशियो कितना है, 1:2। बराबर। उसके बाद है डायरेक्टर फीस। ₹50,000। पोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी में होते हैं। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 12,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी फॉर्म करने के टाइम पे हुआ है। बराबर। फिर ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 78,000। और ये टाइम रेशियो में जाएगा, करते हैं ना हम लोग। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 72,000। 72,000 तो सेल्स रेशियो 2:17, नहीं 2:7। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर, ये मुझे सिखाना पड़ेगा, 5,000।
और इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 4। ठीक है, अब चलो एक 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 करते हैं, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। 1,23,000 डिवीजन 3, 41,000 इंटू 2, 82,000। ऐसे ही करने का भी 78,000 डिवीजन 3, 26,000 इंटू 2, 52,000। 72,000 डिवीजन 9 इंटू 2, 16,000, 56,000। अभी वर्किंग नोट 4, अब वर्किंग नोट 4 तो मेरे को सिखाना पड़ेगा। अब बोलो वर्किंग नोट 4 क्या है? इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। 3 डेट लगता है, याद करो 3 डेट। पहला डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2011, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2011, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, तो ये 31 अगस्त को भरा है। ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, बराबर, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। अब इतना तो पक्का है कि यहां से यहां तक प्री होगा और यहां से यहां तक पोस्ट होगा। तो प्री कितना होगा 3 मंथ और पोस्ट कितना मंथ होगा 1 मंथ। तो रेशियो क्या बन गया 3:1। Therefore रेशियो इज इक्वल टू 3:1। अब इस 3:1 को ऊपर लिखने का 3:1 ना, तो 3:1 मतलब 4, तो 5,000 नहीं, बराबर से देखो मैंने रेशियो में किधर तो गलत किया है। अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ तो ये 4 मंथ है, सॉरी सॉरी वही बोल रहा हूँ, रेशियो में मैंने कुछ तो गलत किया है। मतलब 4:1, 1 अगस्त को खरीदा मतलब जुलाई तक आएगा ना, तो 4:1, तो 4:1 यहाँ पे, तो 4:1 मतलब ये 4,000, ये 1,000। $540,000 माइनस 1,23,000 माइनस 50 माइनस 12,000 माइनस 78,000 minus 72,000 minus 5,000. So this will be 2 lakh rupees. ठीक है, अब इसका 1,20,000 minus 41,000 minus 26,000 minus 16,000 minus 4,000. So this will be 33,000. अब ये टोटल आता है और ये जो है ना, मैं इसको नीचे लिखता हूं, और इसको और नीचे लिखना पड़ेगा 4,20,000 minus 82,000 minus 50,000 minus 12,000 minus 52,000 minus 56,000 minus 1,000, तो 1,67,000 है। और इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इनफैक्ट
अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो उसने क्या किया, मालूम है, सीधा इधर ही लिख दिया नेट प्रॉफिट, सीधा उसने लिख दिया नेट प्रॉफिट, सब में आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। देखो ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ऐसा भी कर सकते हैं 33,000 और ये 1,67,000। समझा? ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो यार। और ये या तो नीचे नोट लिख सकते हो, 33,000 विल बी ए प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट दैट इज कैपिटल रिजर्व एंड 1,67,000 विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। ऐसा भी कर सकते हो, तो कर लो। सब तो हमने कर दिया, देखा सिंपल है ना टॉपिक, यही है, अभी एंड तक यही करना है, बट इतना है कि समझ में ना थोड़े वेरिएशंस वगैरह आते जाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, काफी सिंपल सम्स है, यू कैन इजीली डू इट। मैं तो आपको ऐसे ऐसे इसमें से सम्स को कवर करने वाला हूँ कि आप शायद ही कोई करता होगा। ये तो सब आपने कर लिया था ना। चलो नंबर 2, द प्रमोटर्स ऑफ ग्लोरियस, देखो ग्लोरियस लिमिटेड करके सम्स है, देखो दिख रहा है। The promoters of Glorious Limited took over on behalf of the company a running business with effect from first, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, I don't remember when it was asked, but this is definitely an exam question. Promoters of Glorious Limited took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April 2011. तो सब लिखना पड़ेगा हेडिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ठीक है, तो वो करना पड़ेगा ना अपने को। यस, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री, आपको कॉलम बनाना है, ठीक है, वो सब बना लेना। अब इसमें ट्रांजैक्शन तो है अच्छा खासा, वर्किंग नोट। अब देखते हैं, सबसे पहले जो मिलता है ना, कोई भी आपको कुछ भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी अ रनिंग बिजनेस, ग्लोरियस लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस को खरीद लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड। ओके, मैं बोलूं, बराबर है, मैं बोलूं, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर हम लोग ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तुम टाइम रेशियो ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, बट मेरा इसमें कुछ मतलब है कि अभी से ये प्रैक्टिस हो जाए आपको। जब आप सेल्स रेशियो कैलकुलेट करोगे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, एंड यू डोंट नो आगे कौन से ट्रांजेक्शन आने वाले। ठीक है, तो मैं बेस अभी से आपका फिक्स कर रहा हूँ। 1 अप्रैल को तो ईयर चालू हुआ, उसी दिन उसने बिजनेस खरीद लिया, बट कंपनी को लाइसेंस 1 अगस्त से मिला। बोलो, तो टाइम रेशियो मिल गया 4 और ये 8, therefore 1:2, ये आपका हो जाएगा टाइम रेशियो। बोले समझा कि नहीं समझा? 1:2। और कोई डेटा दिया है क्या? ठीक है, अब नंबर 2, सेल्स रेशियो तो हर बार कैलकुलेट करना है। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो फिक्स चीज है। लिख के रखता हूं सिर्फ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखते ना, अब पढ़ो। एनुअल अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 मार्च 2012। ठीक है, विच रिवील्ड दैट एनुअल अकाउंट आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च, बट ये बताता है विच रिवील्ड दैट, ये बताया सेल्स फॉर द होल ईयर, सेल्स फॉर द होल ईयर टोटल 1600। पूरे साल का सेल्स, पूरे साल का सेल्स 1600 है। पूरे साल का सेल्स 1600 है, आउट ऑफ विच सेल्स अप टू 31 जुलाई वेर 400। 31 जुलाई का सेल्स 400 है, तो ये 1200। समझा? अब तो रेशियो बना सकते हैं, 4 1 4, 4 3 यस, क्लियर? तो मैंने आपको पूरा कंसिडरेशन करके बता दिया। 1:2, फिर 1:3। इज दैट क्लियर? अरे समझा क्या? यस, डन। यस, तो अभी चलो ऊपर देखते हैं अभी क्या, अभी तो टेंशन ही नहीं है, अभी तो आएगा टेंशन। स्टार्ट कर दे। पहला दिया ग्रॉस प्रॉफिट, कितना परसेंट है? 25% है। याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन ऑलवेज सेल्स। सेल्स कितना है? 1600, तो 400 आएगा। बेसिस सेल्स रेशियो 1:3, बराबर कि नहीं? लेस एक्सपेंस, उसमें नंबर 1। अब आराम से सैलरी 69 है। देखो मैंने अब तक पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, मैं तो जनरली सॉल्व कर रहा हूँ। सैलरी बोलो, टाइम रेशियो 1:2। क्या हो गया? रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस 24। ऑफिस एक्सपेंस
टाइम रेशियो, ट्रैवलर कमीशन 16, सॉरी टाइम रेशियो तो 1/1:2 है ना। बैड डेट 4, तो सेल्स रेशियो 1:3, डायरेक्टर फी 25, पूरा का पूरा किधर आएगा पोस्ट में, तो उसे मेजरमेंट चाहिए, हाँ पोस्ट में। या टैक्स ऑडिट फी 9, सेल्स रेशियो में फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स टाइम रेशियो में 12 है, तो टाइम रेशियो, और लास्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट 11, और ये पोस्ट में आएगा क्योंकि डिवेंचर कंपनी में होता है, ठीक है ना। कर अभी 69 डिवीजन 3 23 into 2 46, 24 division 3 8, 8 to the 16, 22 44, 4 4 za, 4 3 za 12, 4 3 za, 3 3 za 9, 1 4, 3 3 za tax audit with sales ratio, 9 division 4, 6.75, फिर 3 4 जा, 4 2 जा 8, ठीक है। $400 minus 69 minus 24 minus 66 minus 16 minus 12 minus 4 minus 25 minus 9 minus 12 minus 11, 152. Great. 100 minus 23 minus 8 minus 22 minus 4 minus 3 minus 1 5 minus 4, 32.75.
300 minus 46 minus 16 minus 44 minus 12 minus 9 minus 4 minus 25 6.75 minus 8 minus 11 11825 बराबर है। एक की तो मैंने रॉन्ग किया है, टोटल मैच नहीं हो रहा है, बराबर से देख लो। राइट मैंने लिखते समय रॉन्ग लिखा है, बाकी कुछ नहीं, चेंजेस ना कोई बड़ा ये नहीं है, सिर्फ लिखते समय मैंने रॉन्ग लिखा है। कुछ तो मैंने एक है ना कम ज्यादा कर दिया, देख लेता हूँ एक बार, अमाउंट को क्वेश्चन से मैच कर लेता हूँ। बराबर है ना। यस 11925 ठीक है। समझा? ठीक है, तो कॉपी कर लो यार फटाफट, और क्या शुभ काम में देरी क्यों। मैं ना आपको ना 25 के व्यू में दिखाता हूँ, तो क्या आपको फिर से मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरे तो रोकने का कहीं का भैया। 3 चलो 3 भी कर ही लेते हैं, और क्या। इंदर एंड विष्णु करके देखो क्वेश्चन है। इंदर एंड विष्णु। अब देखो, इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन अ पार्टनरशिप registered a joint stock company under the name of Fellow Travelers Limited on 31st March 2011। तो इन लोगों ने रजिस्टर किया 31st मार्च 2011 को अंडर फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड। अच्छा, 31st मई को रजिस्टर किया लोगों ने, 31st मई, टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। ओके, एग्जिस्टिंग बिजनेस को लोग ले रहे हैं। इट वाज एग्रीड दैट दे वुड टेक ओवर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1st जनवरी। अच्छा, तो ये जनवरी टू दिसंबर वाला लफड़ा है, समझ में आया आपको? ठीक है। फॉर अ सम ऑफ ₹3 लाख। अभी हुआ क्या देखना, इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंदर और विष्णु दोनों पार्टनरशिप फर्म थे, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके रजिस्टर कर लिया लिमिटेड कंपनी में। कब? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कब मिला? 31 मई 2011। और इन्होंने बिजनेस कब परचेज किया? 1 जनवरी 2011। बराबर। मेरे को लगता है ये नीचे का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो 31 दिसंबर का, मतलब जनवरी टू दिसंबर का ईयर है। ठीक है, आगे
और कितने में खरीदा, मतलब 3 लाख रुपए में खरीदा, मतलब ये पीसी हो गया। क्या हो गया? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। मतलब फेलो ट्रेवलर लिमिटेड ने इंदर एंड विष्णु को 3 लाख रुपए दिया। इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, इसका रिकॉर्डिंग हम लोग क्या बना रहे, एक तरह का पीएनएल का स्टेटमेंट बना है। तो पीएनएल के स्टेटमेंट में परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं होता। पीएनएल के स्टेटमेंट में परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं होता। तो परचेज कंसिडरेशन कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में। तो सर इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? इसमें सिर्फ इंटरेस्ट उसका आएगा ना, तो ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आगे। एंड अंटिल दैट द अमाउंट वाज डिस्चार्ज जब तक अमाउंट डिस्चार्ज नहीं होता, दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और वो लोग 6% पर एनम इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। एन अमाउंट वाज पेड ऑन 30 जून 2011। और वो लोग ने अमाउंट पे किया 30 जून 2011, मतलब 6 महीना बराबर ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 जून को वो लोग ने पीसी का पेमेंट कर दिया। तो 3 लाख पे 6% कितना होता है? 18,000। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। अगर हम लेट पे करते तो 18,000 पे करना पड़ेगा, ये साल का इंटरेस्ट के हिसाब से। बट हमने कब पे किया? 6 महीना लेट पे किया। पे कब करना चाहिए था? 1 जनवरी, जिस दिन खरीदा उस दिन पे करना चाहिए था। बट तुमने पेमेंट कब किया? 30 जून को पेमेंट किया, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट, 9,000 इंटरेस्ट तुमको पे करना पड़ेगा। बोलो समझा क्या ये? बोलो 100% समझा। 9,000 इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। एनी डाउट? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट वाला। अब जो 3 लाख रुपए है ना, 3 लाख रुपए में क्या क्या दे रहा है देखो। टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन द कंपनी इशूड, कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर दे रहा है एंड अलॉटेड डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1,50,000 टू द वेंडर एट पार। बराबर समझा बात को? तो उसके लिए वो 20,000 इक्विटी शेयर दे रहा है, जो 1 रुपए के प्रीमियम पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम खड़ा होगा। बोलो खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? यस, तो लिखो उधर सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का? 20,000 इंटू 1, तो कितना आएगा? 20,000। पर सर हम लोग तो पीएनएल का स्टेटमेंट ही बनाने वाले, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको यूज है क्या? लिख के रखो ना। यूज नहीं है तो बाद में देख लेंगे, नहीं है तो फेंक देंगे। देखो कुछ तो हिंट है। क्या बोल रहा है वो? 3 लाख रुपए का पेमेंट उसने कैसे किया? 20,000 रुपए इक्विटी शेयर देके, 10 रुपए का शेयर है बट उसने 11 रुपए में दिया, मतलब 1 रुपया प्रीमियम कंपनी ने कमाया। 20,000 पे 1 रुपया, मतलब 20,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम कमाया। तो लिखो ना ये सब। एंड अलॉटेड 7% डिबेंचर, और 7% डिबेंचर भी दे रहे हैं। The summarized profit and loss account of the Fellow Traveller Limited for the year ended 31st December 2011 was as follows. ठीक है, देखो इसमें उसने तुमको सेल्स दिया है, मतलब उसने तुमको ग्रॉस प्रॉफिट बना के दिया। तुम सीधा ग्रॉस प्रॉफिट पे टारगेट करो, उसने सब बना के दिया बट तुम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पे टारगेट करो। और ऐसा करके उसने एक्सपेंस दिया। देख लेते एक्सपेंस के बारे में, एक बार देख लेते। दिया देखो, देख लो, तुम ही देख लो ना। ठीक है, ठीक है। Prepare a statement apportioning the expense and calculate profit or loss for the post and pre-incorporation, and also show how this figure would appear in the balance sheet of the company. और बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ कि बैलेंस शीट कैसा दिखेगा। चलो बनाते बैलेंस शीट। मतलब पहले तो ये बनाओ, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ बोल रहा। तो बना दे बैलेंस शीट, उसमें क्या टाइम थोड़ी ना लगेगा। स्टार्ट करें। और ये इसमें जो आपका बैलेंस शीट बनेगा ना, पूरा बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो। ठीक है, असेट विसेट से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं है ना, तो ये एक्सट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक्सट्रैक्ट। बराबर। चलो वर्किंग नोट थोड़ा बना लेता हूँ पहले। चलता है रे बाबा, कोई भी पहला बनाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग नोट आप क्या करना, आपको ना सबसे पहला है ना
एक पेज में ना पीएनएल बनाना पड़ता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। दूसरे पेज में आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और तीसरे पेज में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बट मैं ऐसा बना रहा हूँ। पहले टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कब खरीदा बिजनेस? 31 मई। एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अरे क्या गिनने का सर, फट से मिल जाएगा। हाँ फट से तो मिल ही जाएगा, बट कुछ रीजन है जो मैं अभी नहीं बता सकता। टाइम रेशियो मिल गया, सेल्स रेशियो, ये दो रेशियो तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो एडिशनल रेशियो अलग है, उसमें अपना कुछ इंटरफियरेंस नहीं है भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे एंड होता है बराबर। 1 जनवरी से 31 मई के बीच में 60,000 का सेल हुआ था, और 1 जून से 31 दिसंबर 1,20,000 का। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा ना? वो इंटरेस्ट और परचेज कंसिडरेशन का भी है ना। इसके लिए 3 डेट लगता है। ईयर क्या है? 1 जनवरी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 मई, और तुमने पीसी दिया 30 जून को। तो ये आपका प्री हो गया, ये आपका पोस्ट हो गया। प्री कितना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना। और पोस्ट कितना है? मई, तो ये जून, 1 महीना। तो रेशियो हो गया 5:1। अब क्या चाहिए आपको? बस, और कुछ लगेगा तो हम लोग एक जगह छोड़ देते हैं उतना थोड़ा, ठीक है। पर्टिकुलर टोटल बेसिस, ठीक है। याद रखना एक्सट्रैक्ट भी बनाना बैलेंस शीट का। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस। बोलो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 60,000 है। सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, 1:2, ठीक है। तो 3, तो 3 2 20,000, 40,000। एक्सपेंस में अब एक एक एक्सपेंस देखो। सैलरी एंड वेजेस, 10,000। टाइम रेशियो 5:7, बराबर है।
4167 5833 फिर डिवेंचर इंटरेस्ट 5250 पहले टोटल में लिखो और पूरा का पूरा पोस्ट में आएगा। फिर डेप्रिसिएशन 1000 रुपये लिखो और टाइम रेशियो में बोलो। बराबर ना 417 एंड 583। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन कितना अमाउंट है वो 9000। खुद ही उसने बोला 9000। हम लोगों ने काली फुकट कैलकुलेट किया बट मैंने जानबूझ के किया। बोला ना बहुत सारी चीजों को बता नहीं सकता, इट शुड बी एक्सपीरियंस्ड। अरे वर्किंग नोट 3 क्या है रेशियो 5:1 into 5 1500। फिर सेलिंग कमीशन 9000। सेल्स रेशियो तो 3 3 3 2 6। फिर डायरेक्टर फीस 600 पोस्ट में आएगा। 600। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 900। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 'एंटायरली रिलेटेड टू कंपनी 6000। नहीं तो प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना पड़ता है, बट उसके लिए बाद में मतलब वो खुद बोलना चाहिए। नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इसको पेंडिंग में रखने का, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करना पड़ता है। बट अभी कुछ नहीं कर सकते, उसने डायरेक्टली बोला तो करो। फिर डिविडेंड पेड आपको याद है हम लोग कंपनी का पढ़ रहे हैं तो डिविडेंड पेड इसमें आता ही नहीं है, मालूम है ना। शेड्यूल 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस में से लेस होना चाहिए और दूसरा अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। बोलो गलत कि सही? बराबर ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस होना चाहिए एंड अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो आएगा नहीं। पर ये पे किया हुआ है ना सीधा, डिविडेंड पेड है तो उसे एक ही रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस हो। उसने क्या बोला डिविडेंड पेड, पेड हो गया है। पेड हो गया मतलब सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस हो गया। डिक्लेयर नहीं बोला है, प्रपोज तो बोला ही नहीं। प्रपोज बोला तो लिखना ही नहीं चाहिए, सीधा पेड हो गया है। पेड हो गया मतलब सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस करने का, और क्या है। बाकी कुछ नहीं है। अब इसका टोटल ही करना पड़ेगा। 60,000 लेस 10,000 लेस 5250 लेस 1000 लेस 9,000 लेस 9,000 लेस 600 लेस 900 लेस 6,000 आएगा 18,250। 20,000 लेस 4167 लेस 417 लेस 7,500 लेस 3,000 4916। 40,000 लेस 5833 लेस 5250 लेस 583
less 1500 less 6000 less 600 less 900 less 6000 क्या आएगा 1334 बराबर है ना। $18,250 ठीक है। अब हम लोग ये ना मैं आपके रेफरेंस ये तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा बट यहाँ पे मैं आपको मार्किंग दे देता हूँ this will be capital reserve and this will be profit and loss ठीक है। अब चलो अब है ना मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ एक्स्ट्रा ठीक है। सिंपल में इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी कैसे सर वो डिबेंचर भी तो दे रहा है ना उसमें एक ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और उसका ट्रेड पेबल कुछ है कुछ नहीं है नॉन अभी उसके बाद है करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में एक ही है प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है बस अभी नंबर 1 फिर ये नंबर 2 नंबर 3 इधर ही लिख देते हो ना क्या है वो फेस वैल्यू 1,50,000 हो गया हो गया ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स था ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स था कितना था 6,000 आप अपने को सिर्फ वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 बनाना है तो वर्किंग नोट 1 भी बनाने का जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान दोगे वर्किंग नोट 1 बनाना वो लिखने के लिए नोट 1 शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो नहीं दिया नहीं दिया तो नहीं लिखने का इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल इसमें सबसे पहला उसने बोला ना 20,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 each मतलब ये 2 लाख हो गया तो ये 2 लाख ऊपर आएगा अब रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2
रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो, वो याद ही नहीं रहेगा। याद है सिक्योरिटी प्रीमियम? हाँ 20,000। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व लिख लो, ऊपर था ना, कितना था? 4916। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो 1,334। इसमें से डिविडेंड पेड लिखो, कितना है डिविडेंड पेड? 5,000। 8,334 हो गया। तो 33,250 आना चाहिए। हो गया। ये आएगा 389,250। हो गया, इतना ही है। एक्स्ट्रैक्ट बना दिया हमने। ये बैलेंस शीट एक्स्ट्रैक्ट है, प्योर बैलेंस शीट तो नहीं है। इसको छोटा कर देना ताकि आप फट से देख लो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना इतना सम्स अभी तो खत्म हो गया है। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सम्स करने वाले हैं। नेक्स्ट सम्स नाउ आई नीड टू सी। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।